जिसका टॉपिक है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन एंड डायबिटीज, राइट? हाई बीपी, लो बीपी एंड डायबिटीज, शुगर जिसको बोलते हैं, मधुमेह जिसको बोलते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति तो चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते तो मुझे आप बताइएगा जरूर, राइट? आई थिंक ओके। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको पहले फ्लोर पे जाने पे एकदम चढ़ते चढ़ते ही सांस फूल जाती है, राइट? थोड़ा सा वो जॉगिंग शॉगिंग कर ले, एक्सरसाइज कर ले तो घबराहट महसूस होने लगती है, आंखें ऐसे ऊपर जाने लगती है, सांस फूल जाती है, सीने में दर्द होने लगता है ना, हाथ पांव में झुंझुनाहट आ जाती है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? ऑब्वियसली आप जानते होंगे, और आपके घर में हो सकते हैं ऐसे कई लोग, आप खुद हो सकते हैं ऐसे। और क्या रीजन है ऐसी सिचुएशन का, और ऐसी सिचुएशन से आप कैसे एक हेल्दी वे के अंदर निकल सकते हैं, आज के सेशन के अंदर हम जानने वाले। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी इस ट्रेनिंग को शुरू करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कैमरा ऑन करके अपनी डायरी पेन लेकर के बैठेंगे तो ये मीटिंग आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। अगर आप इस मीटिंग में कैमरा ऑन करके अपनी डायरी पेन लेकर के बैठेंगे तो ये मीटिंग आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। मैं आपको इस चीज का दावा और वादा कर सकता हूं कि अभी तक की जिंदगी की जो हेल्थ ट्रेनिंग्स आपने ली है उसमें ये सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है। इस चीज का मैं आपको दावा वादा कर सकता हूं। लेकिन ये काम आपके लिए तभी करेगी जब आप इसके प्रिपेयर करेंगे नोट्स, राइट? सो आई होप कि आपके पास डायरी होगी, पेन होगी, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के सेशन को, राइट? आप सभी वेस्टीज का हिस्सा है, और वेस्टीज का टैगलाइन है विश यू वेल्थ, वेल्थ थ्रू वेलनेस, राइट? जो वेलनेस हमको चाहिए, वो वेल्थ जो चाहिए हमको, वो हेल्थ के थ्रू चाहिए। दैट इज वेस्टीज का हमारी सफलता आपकी सफलता में निर्भर करती है। आपकी हेल्थ को हम अच्छा बनाने के लिए, दैट इज द कोट ऑफ वेस्टीज, राइट? अब आपकी और मेरी हेल्थ कब अच्छी होगी? जब हम बेसिक चीजों को जान पाएंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम आज की तारीख में है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, जिसको हाई बीपी और लो बीपी भी कहा जाता है, इस वजह से मधुमेह, शुगर या डायबिटीज से कॉमन चीज है। अब ये होती क्यों है? और बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं आपकी बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप या डिटर्जेंट के ऊपर काम करते हैं, और वहां पे बड़ा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। बड़ा बिजनेस अगर आपको चाहिए तो वो हेल्थ से मिलेगा, और हेल्थ को समझने के लिए सेशन आपको बड़ा मदद करने वाला है। आई होप आपने डायरी और पेन अपना तैयार कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, राइट? अब आप कई सारी बीमारियों को देखते हो मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर कई सारी बीमारियां होती है। बेसिकली उन बीमारियों को दो टाइप के डिसीज के अंदर, दो टाइप की बीमारियों के अंदर रखा जाता है। पहले टाइप की बीमारी कौन सी है? पहले टाइप की बीमारी है कम्युनिकेबल डिसीज, और दूसरे टाइप की बीमारी कौन सी कहलाती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब देखो, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, नाम में थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो बीमारी कम्युनिकेट कर सकती है वो कम्युनिकेबल बीमारी हो गई, और जो बीमारी कम्युनिकेट नहीं कर सकती वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो गई, राइट? अब कम्युनिकेबल का मतलब क्या है? सीधा सा संक्रमण, आपने सुना होगा, जो टच से फैलता है, अब ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है ये कैसे फैलती है? फंगस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरसेस के थ्रू, जैसे कि चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कोरोना वायरस हो गया, सार्स हो गया, छींक, सर्दी, खांसी हो गई। ये सारी कौन सी बीमारियां हो गई? ये हो गई कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है वेस्टीज इन पे काम नहीं करती। जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है वेस्टीज उन पे काम नहीं करती। इस मलेरिया हो गया, क्या दे दूं, धोनी दे दूं? नहीं, वेस्टीज उस पे काम नहीं करती। वेस्टीज काम करती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर, राइट? अब जो कम्युनिकेबल डिसीजेस का क्योर क्या है? इसके लिए जो वायरस है, जैसे कोविड-19 का वायरस है, उसके लिए वैक्सीन बन गया, डेंगू के लिए दवाई बन गई, मलेरिया के लिए दवाई बन गई, चिकनगुनिया के लिए दवाई बन गई, वैक्सीन हो गए या टीके हो गए या आपके स्प्रेज हो गए, बहुत सारी चीजें उसके लिए बनती है, जिसके बाद वो बीमारी को नाश कर दिया जाता है। जैसे मलेरिया हुआ तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, आप ट्रीटमेंट ले लोगे तो खत्म हो जाएगा। ये बाहर के द्वारा फैलता है, दैट इज कम्युनिकेबल डिसीजेस। डायरी और पेन ले लेना, नोट्स बनाना, ये ट्रेनिंग बहुत मदद करने वाली है आप। अब दूसरे टाइप की बीमारी होती है जिसने कहते हैं एनसीडी। एनसीडी को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब एनसीडी में मेजरली 4 तरीके की बीमारियां इंक्लूडेड है। पहला कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जो हार्ट से जितनी रिलेटेड बीमारियां है, हार्ट से हार्ट अटैक हो गया, आपके सांस फूलना हो गया, आपको बीपी हो जाना, शुगर हो जाना, ये सारी चीजें कार्डियोवास्कुलर में आ जाती है। दूसरा कैंसर। तीसरा जो चेस्ट से रिलेटेड, आपकी श्वसन प्रणाली से रिलेटेड हो गया, राइट? क्रोनिक
रेस्पिरेटरी डिसीजेस, और चौथा है डायबिटीज, शुगर की बीमारी। अब इसके थोड़े और डीप में जाओगे तो अदर कई सारे पार्ट्स है, लाइक हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी मोटापा हो गया, डिप्रेशन आ गया, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। तो ये इसके सब पार्ट्स, लेकिन मेन मेजरली 4 पार्ट्स है, जिसमें से पहला दिल वाला है, दूसरा कैंसर है, तीसरा श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, और चौथा है आपका डायबिटीज। अब ये होती कैसे है और होती क्यों है, आइए इसके लिए मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ। इसको कहते हैं द ट्री ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये कौन सा पेड़ है? जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है उसका पेड़ है। अब इस पेड़ में देखिए फल कौन कौन से लगे। फल लगा है कैंसर का, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का, रेस्पिरेटरी डिसीजेस का, डायबिटीज का, ये 4 फल लगे उसमें। अब ये फल पनपे कब है? ये फल पनपने के लिए उसकी जड़ों में जो गया है वही निकल करके वापस आएगा। कार्डियोवास्कुलर जो डिसीजेस है, या आपका कैंसर है, या आपका डायबिटीज है, ये बाहर से नहीं आता। लिख लीजिएगा, ये डिसीजेस आपको बाहर से नहीं आती। 95% ये डिसीजेस आप खुद तैयार करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। आई रिपीट इट अगेन, 95% बीमारियां कौन सी? कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और डायबिटीज वाली, ये 95% आप बनाते हो अपने शरीर में खुद, आप बुलाते हो। कैसे? अनहेल्दी डाइट की वजह से। ये जो हम जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का दंत फंद उठा लेते हैं, पानी पूरी खाएंगे, समोसे खाएंगे, अनहेल्दी फूड। कई सारे लोग ड्रिंक करते हैं, राइट? फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आप शरीर से कम 30 मिनट पसीना नहीं निकाल रहे हैं तो ये तैयार हो जाइए। अगर आप शरीर से डेली कम से कम 30 मिनट पसीना नहीं बहा रहे हैं तो तैयार हो जाइए, आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या मैक्सिमम 7-8 साल में आपको इन चारों में कोई ना कोई बीमारी पकड़ ली। जो आज डायबिटीज से पीड़ित है वो भी कभी स्वस्थ थे, जो आज हार्ट की प्रॉब्लम से पीड़ित है वो कभी स्वस्थ थे। उस वक्त पे उन्होंने अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस को ध्यान नहीं रखा, इस वजह से उनके समय बीतने पे बीमारी हो गई। और ये आपके साथ भी हो सकती है, और इसको फिर एक बार हो जाए तो क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा टफ हो जाता है। तो कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, और जो लोग आपके जान पहचान में हैं उनको आपको रिकमेंड करना चाहिए। अब ये एनसीडी की वजह से आप देखो कि कितनी डेथ्स होती है भारत के अंदर। ये पुराना आंकड़ा है, वैसे अपडेटेड आंकड़ा मुझे मिला नहीं इंटरनेट पे, पुराना आंकड़ा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 2015 का। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 2030 तक बढ़कर 55 मिलियन हो जाएगी। 55 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। भारत में लगभग 5.8 मिलियन लोग, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट 2015 की है, अभी से बहुत साल पुरानी है ना, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल पहले 5.8 मिलियन लोग मर रहे थे हृदय, फेफड़े, कैंसर और स्ट्रोक की वजह से, मधुमेह की वजह से। ये किसकी रिपोर्ट है? ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है, उसमें से ये रिपोर्ट मैंने आपके लिए निकाली है। अब क्या होता है, भारत की एक मेंटालिटी है, जब तक मेरे साथ कोई चीज नहीं घटित होती, राइट? कोरोना में ऐसा ही हुआ था। कोरोना को लोग भाव नहीं दे रहे थे, घूम रहे थे, मजे कर रहे थे। जब देखा कि अपना कोई रिलेटिव टपक गया, अपने घर का कोई खतरे में आ गया, तब समझ में आया कि नहीं, है मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। अपने पे आने के बाद इंसान भारत में जनरली जागता है। तो हर साल 5.8 मिलियन 2015 का, अभी तो आई थिंक 7-8 मिलियन के आसपास होगा, 8-9 मिलियन के आसपास, मतलब 80-90 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा लोग एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से मर जाते हैं इस देश भारत के अंदर, राइट? अब देखो, हम समझते हैं पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, समोसे, मनचाओ सूप, आपका पनीर कुलचा, पनीर रोटी, पापड़ और भी ना जाने क्या क्या, ये हम समझते हैं। लेकिन हमारी बॉडी ये भाषा नहीं समझती। हमारी बॉडी क्या समझती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी बॉडी समझती है ये भाषा जो आपके स्क्रीन पे है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी भाषा है शरीर की, जो अंदर में जो शरीर को कुछ देते हैं। बाहर तो हम उसको पिज्जा बोल रहे हैं, लेकिन उससे शरीर को क्या मिल रहा है, वो उस भाषा को समझता है। हमको जिंदा रहने के लिए, सुचारू रूप से अपने काम करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, कैलोरीज चाहिए, और वो हम लेते हैं खाने के द्वारा। और उस खाने से शरीर को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन, तो फैट, तो अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सारी चीजें हमारे बॉडी को मिल जाती है। अब शरीर उसमें से जो जो चीजें जरूरत की है वो कंज्यूम कर लेता है, और जो जो चीजें जरूरत की नहीं है उन्हें वो छोड़ देता है, भगा देता है, बाहर कर देता है, राइट? ये सारी चीजें मिल गई।
अब कार्बोहाइड्रेट की हम बात करने वाले नहीं है, प्रोटीन की हम बात करने वाले नहीं है, विटामिन मिनरल फाइबर पानी इन सब की बात नहीं करने वाले इस सेशन में। इस सेशन में पूरी बात केंद्रित होती है एक चीज पे जिसको कहते हैं फैट। फैट क्या होता है भाई? व्हाट इज फैट? फैट को अंग्रेजी भाषा में लिपिड भी बोला जाता है, राइट? लिपिड्स कहते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। लिपिड कहा जाता है फैट को। अब फैट क्या होता है? फैट को हिंदी में वसा या चिकनाई कहते हैं। आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा वसा या चिकनाई। एवरीबॉडी नीड्स फैट, सबको आवश्यकता होती है, चिकनाई की आवश्यकता एवरीबॉडी नीड्स। कितना? लगभग 100 ग्राम फैट चाहिए होता है हमें रोजाना बेसिस। लेकिन दुर्भाग्यवश या जानकारी के अभाववश हम एक दिन में 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम सिर्फ क्या कंज्यूम कर ले रहे हैं? फैट। तो जो शरीर को जरूरत थी वो तो उसने कंज्यूम कर लिया, जो एक्स्ट्रा फैट उसको मिला शरीर को, वो उसको क्या करता है? साइड कर देता है, फिर साइड कर देता है, फिर साइड कर देता है, और ऐसे करके फैट का निर्माण बॉडी में होने लगता है। याद रखिएगा, यकीन मानिएगा, और आप इस बात को जानते भी है कि कोई भी व्यक्ति एक पिज्जा खा करके एक दिन में मोटा नहीं हो जाता। कोई भी व्यक्ति आज जिम ज्वाइन करके कल पतला नहीं हो जाता। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। और आज अगर दुनिया भर की बात करें तो लगभग 5.5 अरब, मतलब दुनिया की आबादी का लगभग 76% लोग, 76% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस फैट। इस वजन की वजह से लोग परेशान है, लोग उस वसा की वजह से कई सारी बीमारियों से पीड़ित हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फैट, राइट? टाइप्स ऑफ फैट क्या है? अलग अलग प्रजाति के फैट्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजाति की वसा या चिकनाई पाई जाती है। आपकी स्क्रीन पे आप देखिए और समझिए। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं रंगों के आधार पे, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं वसा के एकत्रित होने के स्थान के हिसाब से और जो सोर्स है उसके हिसाब से, जैसे सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। जैसे दूध खरीदते हो अगर आप अमूल का, तो उसमें लिखा रहता है कि इसमें इतना सैचुरेटेड फैट है, इसमें इतना अनसैचुरेटेड फैट है, उसके अंदर लिखा रहता है। मतलब सोर्स से आपको कितना फैट मिल रहा है वो अलग कैटेगरी होगी। दूसरा, रंग के हिसाब से कि सफेद रंग का जो आपके शरीर में कोशिका है उसके लिए फैट वो अलग हो गया। लेकिन जो बीच वाली लाइन है आप उस पे नोटिस करें, इसमें जो इंटेंशन फैट है, मतलब जितना चाहिए, राइट? दूसरा है सबक्यूटेनियस फैट, तीसरा है वेसरल फैट। सबक्यूटेनियस और वेसरल हम इस पे बात करने वाले हैं, वेसरल फैट के ऊपर और सबक्यूटेनियस के ऊपर। आया? इतना क्लियर कर पाया मैं? अगर आपको इतना समझ में आया, अब यहाँ से कहानी थोड़ा चेंज होगी, यहाँ से कहानी थोड़ा बदलने वाली है। इतना समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस। आया? ओके, वेरी गुड, यस 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 यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फैट के टाइप्स हैं, हम सारे टाइप्स पे बात नहीं करने वाले। सारे टाइप्स डेंजरस नहीं होते, डेंजरस होते हैं दो, एक है सबक्यूटेनियस और दूसरा है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस और विसरल। आते हैं आगे। टाइप्स ऑफ फैट को और छोटा संक्षिप्त किया गया, बारीक किया गया और छोटे लेवल पे उसको देखा गया, उसको पहचाना गया। तो बेसिकली उसके दो फैट निकल के आते हैं। जब पहला है सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस फैट, राइट? और दूसरा है आपका विसरल फैट। कोई बात नहीं, आपको गूगल से मिल जाएंगे पिक्चर्स, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, आप उसमें से निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं। सबक्यूटेनियस फैट, अगर आप लेफ्ट साइड के फोटो को जूम करके देखो तो आपकी स्किन के जस्ट अंदर में जो फैट रहता है उसे कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। स्किन के जस्ट अंदर में जो आपकी स्किन है, जैसे आप ऐसे पकड़ोगे अपनी स्किन को, राइट? तो जितना चमड़ी पकड़ में आ रही है, किसी केस में सिर्फ स्किन होगी, किसी केस में ज्यादा मांस होगा, तो जो मांस है दैट इज नोन एज सबक्यूटेनियस फैट। और दूसरा होता है विसरल फैट। फोटो जूम करके आप जरूर देखिए। जो शरीर की पहली संरचना है, जो स्किन बोल सकते हो, चमड़ी बोल सकते हो, उसके जस्ट नीचे में जो फैट जमा होता है उसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ये अलग हो गया। लेकिन विसरल फैट इज द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस फैट। आपके शरीर में भी पनप रहा है, मेरे शरीर में भी पनप रहा है। सॉल्यूशन क्या है आगे हम बात करेंगे। जो हमारे शरीर में अंग है, लाइक आपका स्टमक, जो इंटेस्टाइन हो गया, आपका यकृत हो गया, आपके गुर्दे हो गए, ये जो जितना भी ये वाले हिस्से में, ये जो ट्रंक वाले हिस्से में आपका अंग है, ऑर्गन्स है, उसके आजू बाजू में लेयर्स बन रही है जिस फैट की, उसे कहते हैं विसरल फैट। उसे कहते हैं विसरल फैट। जब हम जाते हैं किसके पास? डॉक्टर के पास, राइट? तो डॉक्टर कई सारे चेकअप करता है, जिसमें से एक चेकअप वो करता है ब्लड टेस्ट वाला, राइट? कि जाओ ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट में तुमको पता चल जाएगा।
बट दुर्भाग्यवश ब्लड टेस्ट में जो खून में फैट है वो तो पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट में खून के अंदर जो फैट है वो तो पता चल जाता है, बट ये जो सबक्यूटेनियस फैट है, क्या फोटो नहीं दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा है। जो सबक्यूटेनियस फैट है वो पकड़ में नहीं आता ब्लड रिपोर्ट के अंदर, और जो विसरल फैट है ये तो आता ही नहीं। इतना समझ में आया? अभी जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, हाँ दिख रहा है ना, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो चिपकने लगता है शरीर में और यही आगे चल के कांड करता है, राइट? अब थोड़ा सा और संरचना को देखो, ये शरीर का अंग है, हमारा शरीर बना हुआ है लेफ्ट फुट। इसमें जो येलो 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 दिख रहा है ना आपको, वो है विसरल फैट, जो अंगों के आसपास जमा हुआ है। लेफ्ट वाला फोटो क्या है, ऐसे वर्टिकल वाला है, और राइट वाले फोटो के जैसे इंसान को बीच में से काटेंगे और ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वैसा वाला राइट वाला फोटो है। आप देखो, जूम करके आराम से देखो, ये विसरल फैट है जो आपके शरीर के जो अंग है उनके आसपास जब जमने लगता है। आदमी दिखने में फिट लग रहा है, जैसे आप देखो कई सारे लोगों की अभी रिसेंट में मौतें हुई, कई सारे सेलिब्रिटीज जो दिखने में जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिट लग रहे हैं, वो फिट बाहर से लग रहे हैं, उनका विसरल फैट उनकी बॉडी को जकड़ चुका था। इस वजह से कई सारे कॉसेस हुए और उस वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई। 30 से 40 साल के जो व्यक्ति है ना, उनको इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 30 से ऊपर वाले जितने लोग हैं, उनकी बॉडी में पनप रहा है रोजाना रोजाना रोजाना। और ये जो सबक्यूटेनियस फैट है और जो आपका विसरल फैट है, ये आपके किसी टेस्ट में पकड़ नहीं आता। अगर आप छोटी सी चीज सोचो, कोई पेड़ है वो सूख रहा है, कोई पेड़ है सूख रहा है, तो कहां पे पानी डालना चाहिए आप मुझे बताइए। पेड़ सूख रहा है तो आप कहां पे पानी डालेंगे? जड़ में पानी डालेंगे या पत्तों के ऊपर? कहां डालेंगे? ऑब्वियसली जड़ में डालेंगे। इसी तरह से इस सेशन को रखने का सिंपल एक रीजन है कि आप रूट कॉज को पकड़ पाए। हेलो सर, वो डायबिटीज हो गया, क्या दे दे? हेलो सर, वो ये हो गया, क्या दे दे? हेलो सर, कॉल सेंटर नहीं है आप। अपलाइन एक कॉल दे सकता है, 2 कॉल दे सकता है, रोज अपलाइन सिर्फ यही काम नहीं कर सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको ये नॉलेज ले लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर बन जाओ, एकदम पढ़ाई कर लो, लेकिन जो बेसिक्स है वो आपको पता होने चाहिए। अभी जो विसरल फैट है या सबक्यूटेनियस फैट है, ये आपके ब्लड टेस्ट में डॉक्टर के पास पकड़ में नहीं आता। इसके लिए एक डिवाइस आती है, राइट? ये जो ब्लड टेस्ट में पकड़ नहीं आता है, जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें पकड़ नहीं आता। जो ब्लड टेस्ट है ओनली लिपिड प्रोफाइल रहती है। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है अपन आगे देखेंगे। एक आती है कराडा स्कैन मशीन, मैं इसे खरीदूंगा जल्दी ही, और आपको भी खरीद लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। एक मशीन आती है जिसको कहते हैं कराडा स्कैन मशीन, जिसकी कॉस्ट है लगभग 9 से 10 हजार रुपए। 9 से 10 हजार रुपए की मशीन राइट साइड में कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसके ऊपर इंसान खड़ा होता है और जो डंडा है उसको ऐसे पकड़ के खींचता है। वो एक सर्किट तैयार होता है बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, विद्युत चलता है हमारे बॉडी के अंदर, करंट नहीं मारता है, बस वो फ्लो होता है। जब आप उसको पकड़ के पंजे रखे होते हैं और हाथ में रखे रहते हैं, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट की वजह से वो जो धक 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 हमारी शिरा और धमनी हो रही है और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसके हिसाब से इसका सॉफ्टवेयर हमारे को अलग अलग आंकड़े निकाल के देता है, जो कि ब्लड टेस्ट में पकड़ में नहीं आते, जो कि डॉक्टरों के भी कई बार पकड़ में नहीं आती। इंसान, क्या तुम खाते अच्छा हो, दिख रहे हो अच्छा, लेकिन तुम हाफते क्यों? क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसी चीज है जो पकड़ में नहीं आती है। बट ये मशीन बहुत अच्छी है, अमेजिंग है। 9 से 10 हजार रुपए की अमेजन वगैरह पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। ये क्या क्या चीजें पकड़ लेती है? आपका बॉडी वेट, आपका बॉडी मास इंडेक्स पकड़ लेता है, आपका बेटर वेट मैनेजमेंट कर लेता है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, आपके बच्चों के लिए एल्गोरिथम, बॉडी एज। हमारी शरीर की उम्र अलग है और हमारी उम्र अलग है। जब हम पैदा हुए से लेकर के 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हम बर्थडे टू बर्थडे गिनते हैं, वो हमारी लाइफ लॉन्ग जो एज है वो पैदा होने से लेकर के है। लेकिन दूसरी होती है बॉडी एज। कई लोग हैं जो 25 साल में बूढ़े दिखने लगते हैं और कई लोग हैं 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में जवान नजर आते हैं। उनकी बॉडी की एज अभी 70 साल नहीं हुई है, उनकी टोटल एज तो हो गई 70 साल। उसको कहते हैं बॉडी एज। बॉडी वेट मैनेजमेंट करना, विसरल फैट पकड़ना, सबक्यूटेनियस फैट पकड़ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ये काम करती है एक फॉर्मूले के ऊपर जिसे कहते हैं BIA। व्हाट इज BIA? नीचे लिखा हुआ है, बायो इम्पिडेंस एनालिसिस, BIA। इस प्रक्रिया के माध्यम से मशीन काम करती है और इसको अगर आप ले लोगे तो ये आपको सेल्स निकालने में, सप्लीमेंट सजेस्ट करने में बहुत मदद करेगी, राइट? आगे बढ़ते हैं।
अब जो विसरल फैट है, अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो मैंने जो समझाई आपको आसान भाषा में वही लिखी हुई है कि जो आपका बेली फैट है, राइट, जो आपके ऑर्गन्स है उसके आजू बाजू में जो जम रहा है, दैट इज विसरल फैट, राइट। अब विसरल फैट डेंजरस कब है, उसका लेवल रखा हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर। मैंने इसलिए पहले कहा था कि डायरी पेन रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे लास्ट में डाल दूंगा, बट अभी तुरंत नहीं डलेगी, इसलिए आप उसे नोट डाउन करते चले। 1 से 9 फैट का अगर लेवल है तो आप नॉर्मल सिचुएशन में है, मजे करो, राइट। लेकिन अगर 10 से 14 कैटेगरी में आपका फैट लेवल, विसरल फैट लेवल जा चुका है, तो आप हाई कैटेगरी, हाई डेंजरस कैटेगरी में जा चुके हैं। और अगर भाई साहब 15 से 30 में जा चुका है तो वेरी 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 हाई डेंजरस कैटेगरी में आप जा चुके हो। कभी भी गुड न्यूज आ सकती है, राइट, कभी भी हैप्पी बर्थडे टू यू आ सकता है। ये विसरल फैट का एक चार्ट है, गूगल पे मिल जाएगा, अगर आप नहीं भी नोट डाउन कर पाए स्क्रीनशॉट ले लो, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, सारी चीजें, जानकारियां इंटरनेट में फ्री के अंदर अवेलेबल, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज होती है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक पैरामीटर है ये चेक करने का कि आपका जो शरीर है, आप मोटे तो नहीं हो, मतलब आप एक हेल्दी बॉडी कैरी कर रहे हो कि एक मोटापा वाला शरीर कमजोर कर रहे हो, या एक दुबला पतला शरीर कमजोर कर रहे हो, ये दर्शाता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसका चार्ट है, और अभी आप करिएगा अपना गणित कैसे ही काम करता है, आपके स्क्रीन पे देखो, जूम करके देख लो। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है अंडर वेट कैटेगरी। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, यार तू बहुत खाता है, तेरा वजन नहीं बढ़ रहा, बहुत खाता है यार तू, तेरा वेट नहीं बढ़ रहा। उसका जो बीएमआई है वो 18.5 से नीचे है। जिनका भी बीएमआई 18.5 से नीचे है वो अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं, और ये डब्ल्यूएचओ का पैरामीटर है, मैंने नहीं बनाया, डब्ल्यूएचओ ने इसको बनाया। नॉर्मल कैटेगरी कौन सी है, 18.5 से लेकर के 24.9 तक, लगभग 25 तक, 18.5 से लेकर के लगभग 24.9, 25 तक अगर आप है तो बढ़िया, बल्ले बल्ले, आप नॉर्मल कैटेगरी में है, आप स्वस्थ एक शरीर को कैरी कर रहे हैं। इससे ऊपर अगर आप चलते हैं तो 25 से लेकर के 29.9 ये आ जाता है ओवरवेट। अब आपकी बॉडी एक अलग जोन में जा रही है, समझ सकते हो आप, समझ सकते हो, आपकी बॉडी एक अलग जोन, अलग 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 ग्रेविटी में जा रही है, आप समझ सकते हो। फिर इससे भी आगे 30 से लेकर के 34.9 तक आ जाता है ओबेस। बोलते ना ओबेस, ओबेसिटी होगी, मोटापा हो गया, ओबेस हो गया, ओबेस हो गया। तो ये कौन सी कैटेगरी है, जब आप 30 से 34.9 तक पहुंच जाते हैं बीएमआई के अंदर, तो ये कहलाता है ओबेस हो चुका है। और थोड़ा और आगे चले गए भाई साहब आप 35 से ऊपर क्रॉस कर लिया आपने, तो एक्सट्रीमली ओबेस आप हो जाएंगे। जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप देखा हो पहले वाला, तो उसमें एक डॉक्टर हाथी थे जिनका एक सीन था, वो ऑटो में फंस गए थे। वो व्यक्ति कौन थे, वो एक्सट्रीमली ओबेस थे, राइट। अभी आपने देखा, अभी शादी हुई है उसकी, मुकेश अंबानी के बेटे की, वो भी कौन है, एक्सट्रीमली ओबेस है, वो दिख रहा है, वो बॉडी दिख रही है। अब आप अपने बॉडी मास इंडेक्स को कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे में, BMI is equal to weight in kg। जो आपका वजन है 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो, 200 किलो, जो भी आपका वजन है आप लिखेंगे उससे ऊपर। नीचे में आप अपनी हाइट को मीटर में कैलकुलेट करेंगे, पहले सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लो, फिर सेंटीमीटर का मीटर बना लो, और उस मीटर को वर्ग कर दो। जैसे 5 मीटर आ रही है तो 5 की घात 2 कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, तो वो नीचे में आएगा और वेट ऊपर में आएगा। फिर इसका जो कैलकुलेशन करने पे जो आंकड़ा निकल के आएगा, उस आंकड़े को इन 5 में से जिस कैटेगरी में वो फिट बैठेगा, आप वो टाइप के व्यक्ति हो। तो आज रात को सोने से पहले अपना बीएमआई खुद निकाल के एक बार चेक करना कि अंडरवेट हो, नॉर्मल हो, ओवरवेट हो, ओबेस हो या एक्सट्रीमली ओबेस हो। आज जाके चेक जरूर करना। इतना समझा पाया? बताइए, इतना समझा पाया? जो सबक्यूटेनियस फैट है ना, ये ब्लड रिपोर्ट में नहीं आता, इसके लिए एमआरआई करानी पड़ती है। एमआरआई समझते हो? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लिख लो, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है एमआरआई का तो लिख लो। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो मशीन के अंदर घुसाते हैं, ना, अंदर जाता है इंसान, फिर वो ऐसे लेजर चलता है, फिर वो नक्शा निकल के आता है इंसान का, दैट इज नोन एज कौन सी मशीन, सीटी स्कैन मशीन। तो उसके अंदर क्या होता है, एमआरआई होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसमें पकड़ में आता है क्या, आपका बॉडी का क्यूटेनियस फैट, राइट। तो इससे आपको कई सारी चीजें अभी क्लियर हो रही होगी, आगे और मजा आने वाला है। अगर मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखो यस, मजा आ रहा है तो लिखो यस।
चेतन जी ने निकाल भी दिया 29.9। किसने आ रहे हो आप? नॉर्मल है चेतन जी अभी। कुछ दिन और कुछ दिन और डोसा समोसा इडली कचौड़ी मैकडॉनल्ड्स अंदर करो, ओवरवेट हो जाओगे। ओके, मजा आ रहा है ना? मैंने पहले ही बोला था कि ये सेशन बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नॉर्मल आसान भाषा में मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे ये चीजें काम करती है और कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, राइट? आगे बढ़ते हैं। जो हाई विसरल फैट है, जो हाई विसरल फैट है, ये क्या क्रिएट करता है बॉडी में? बड़े गौर से सुनिएगा, आप यहाँ से थोड़ा सीरियस पार्ट है। जो विसरल फैट अभी तक हमने पीछे समझा, जो अंगों के आसपास चिपक रहा है, वो विसरल फैट है। और ये विसरल फैट क्रिएट करता है मेजरली, बहुत सारी चीजें करता है। मेजरली जिसको हम ध्यान देते हैं, वो 3 चीजें क्रिएट करता है। पहला है हाइपरटेंशन, दूसरा है हाइपोटेंशन, और तीसरा है डायबिटीज। टाइप 2 क्या होता है अपन लास्ट में समझेंगे, राइट? टाइप 2 डायबिटीज। हाई बीपी बोलता है हाइपरटेंशन, लो बीपी को बोलते हैं हाइपोटेंशन, राइट? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ये अलग परिभाषा है, ठीक है? सो हाई बीपी क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। हाउ इज द जोश सर? हार्ट बोलता है हाई सर। हाउ इज द जोश सर? हार्ट बोलता है हाई सर। तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया आपका, राइट? आपका हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लो बीपी, आपका श्वास में तकलीफ, सांस फूलना, घबराहट महसूस होना, दिखाई ना आना, ये सब विसरल फैट के लक्षण है। मेजरली इसको 3 कैटेगरी में रखा गया। आगे बढ़ते हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी के ऊपर, राइट? अब आप देखो, मैंने आपके सामने में एक चित्र रखा हुआ है, ये चल क्यों नहीं रहा है? जब इसको मैंने एज अ प्रेजेंटेशन बनाया था तो चल रहा था 120 फिर 80, 120 80। ये जो दिल है वो पंप करता है, पता नहीं प्रेजेंटेशन में भी क्यों नहीं चल रहा है। तो ये दिल है आपका 120 80, 120 80। सिस्टोलिक होता है एक, और फिर एक होता है डायस्टोलिक। लिख लो, आसान भाषा में समझा दे रहा हूं। एक है सिस्टोलिक और एक है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब आपका जो दिल है वो सिकुड़ता है, जैसे ऐसा था वो सिकुड़ा। जब आपका दिल सिकुड़ा तो वो सिस्टोलिक कहलाता है, और जब आपका दिल फैला तो वो कहलाता है डायस्टोलिक। इसको कैसे देखते हैं? इसकी मशीन जब आती है, हाई जो ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन आती है, तो आप नोटिस करेंगे कि ब्लड प्रेशर की मशीन ऐसे नोटिफिकेशन दिखाती है। बीच वाली देखो मशीन दिख रही होगी, 124/76 लिखा हुआ है उसमें, 124। बटे 80, 120 की रफ्तार से वो पिचकता है, 80 की रफ्तार से खिंचता है, फैलता है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ भाई, नेटवर्क चेक कर लो अपना, भोपाल में आज आंधी भी चल रही है। तो 120 में जब सिकुड़ रहा है इस रफ्तार से, और 80 में फैल रहा है, 120 पर सिकुड़ रहा है, 80 में फैल रहा है, तो ये लेवल को, इस लेवल को बेस्ट माना जाता है हमारी बीपी के लिए। ये नॉर्मल है, ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है आपके शरीर की, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। अब राइट लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो बीपी का चार्ट रखा हुआ है, राइट? उसमें अगर आप नोटिस करो तो क्या क्या लिखा हुआ है। नॉर्मल कितना है? 120 से लेकर के कितना? 80, ये नॉर्मल कैटेगरी होगी। फिर नीचे में आओगे एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ, राइट? 120 से लेकर के 129 कुछ के आसपास है, राइट? नजर नहीं आ रहा आपको, इंटरनेट से निकल जाएगा। तो जब आप किसी व्यक्ति को सप्लीमेंट सजेस्ट करने जाए, तो अगर उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर के क्या करवाया है, चेकअप करवाया है, तो उनके पास रिपोर्ट होगी। और इतना ज्ञान जरूर ले लो अपनी जिंदगी में, अगर आप सप्लीमेंट्स का काम कर रहे हो, लोगों की हेल्थ में काम कर रहे हो, तो सामने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट का कम से कम चेक कर पाओ कि इसका कम है, ज्यादा है। ऐसा ना हो कि उसको बीपी लो की प्रॉब्लम थी और आपने कोई ऐसा सप्लीमेंट दे दिया उसने बीपी और लो कर दिया। ये थोड़ा सा गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, राइट? इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब आगे बढ़ते हैं लिपिड प्रोफाइल की तरफ। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है? जैसे हमने वसा की बात करी पीछे, वसा फैट, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के पार्ट्स हैं ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशियो चलता है
ट्राइग्लिसराइड डेंजरस है, एचडीएल है गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट बोल सकते हो आप उसे, राइट। और कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशियो, अब एक है डिजायरेबल, एक है बॉर्डर लाइन और एक है हाई रिस्क। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भाई साहब 200 से नीचे है, mg/dl मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। 200 नॉर्मल है, 200 से 239 बॉर्डर लाइन पे जा चुके हो, और 240 से ऊपर अगर आपका लिपिड प्रोफाइल गया है तो आप भयंकर खतरे वाली अवस्था में हो। ट्राइग्लिसराइड 150 पे नॉर्मल, 150 से 199 में आप बॉर्डर लाइन पे जा चुके हो, 200 से 499 500 पहुंचे आप तो फिर खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। गुड कोलेस्ट्रॉल 60 होना चाहिए, बॉर्डर लाइन इसकी कम अगर हुआ शरीर में तो 35 से 45%, लेकिन अगर 35 से नीचे चला गया mg/dl मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो भैया ये भी खतरा है। अच्छी चीज शरीर को नहीं मिल रही तो भी खतरा है, बुरी चीज ज्यादा मिल रही है तो भी खतरा है, राइट। और कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशियो निकाला जाता है डिवाइड करके। अगर आपके शरीर में 4.0 का है रेशियो तो आप सही अवस्था में हो, 5 में हो तो बॉर्डर लाइन पे जा चुके हो, और 6 अगर जा चुका है मेरे भाई तो आप भयंकर खतरे वाली अवस्था में जा चुके हो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? लिखो चैट बॉक्स में बाय, इतना समझा पाया अगर मैं आपको। ओके ठीक है, अब आगे आते हैं। हाई विसरल फैट क्रिएट्स ब्लॉकेजेस इन ब्लड वेसल्स। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट, हेलो सर गुड मॉर्निंग, उसको ब्लॉकेज हुआ सर क्या दे दे, सर उसको हाई बीपी हो गया सर क्या दे दे। तुझे पता है हाई बीपी क्या होता है भाई? तुझे पता है कि ब्लॉकेज क्या होता है? तुझे पता है नस में कैसे फैट जमता है? जब तुझे नहीं पता तो तेरे को हक नहीं है किसी व्यक्ति को दूसरे के रिकमेंडेशन पे क्या देने का, फ्लैक्स ऑयल और ये सब देने का। सिंपल सी चीज है, पहले आप जान लो कि समस्या क्या क्योर कर रहे हो आप, तब तो आप समस्या क्योर कर पाओगे। इसलिए सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया आपके लिए, और आज आई थिंक आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये रखा है आपके सामने, आपके शरीर की जो नसें हैं, खून की नलियां हैं, वो इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है। लेफ्ट साइड वाला चित्र देखो तो उसमें जो सबसे ऊपर की नली है खून की, ये हेल्दी वे है, ये आपका जो ब्लड वेसल है ये शुद्ध है या हेल्दी है, मतलब अच्छा है, नॉर्मल है, खुश है, नॉर्मली ब्लड आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बढ़िया। अब जब आप क्या खाते हो, वही पिज्जा, फैट कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, गुपचुप, पानी पूरी और ना जाने क्या क्या, तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं पर धीरे धीरे समय अंतराल में। बच्चों में ज्यादा नहीं होता, क्यों? बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, क्रिकेट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको आता है तो बर्न भी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप कॉलेज लाइफ पूरी करते हैं, कॉलेज में मैंने नहीं देखा कि लड़के खेलते हैं। कॉलेज के जब लंच होता है, स्कूल का लंच होता है तो बच्चे खेलते हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज में पहुंच जाते हैं खेलना वालना बंद हो जाता है, दौड़ना भागना बंद हो जाता है, पसीना नहीं निकलता इंसान का। इसलिए पीछे कहा था कि कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जिसमें आपका शरीर से पसीना निकले कम से कम 30 मिनट, वो करना जरूरी है। तो आप जब बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाते हो, फैट वाली चीजें खाते हो, तो वो जाकर के पाचन के बाद, पाचन प्रक्रिया में कितने दिन लगते हैं आपके खाने के पाचन प्रक्रिया में, मतलब जो खाया है, एक तो हेवी वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, हेवी वेस्ट जो टॉयलेट के थ्रू है वो तो निकल गया, बट उसके रस के पाचन को शरीर में बनने में, शरीर तक पहुंचने में लगते हैं 45 डेज। जो आज खाना हम खाते हैं, आज खाए गए खाने के 45 डेज बाद हमारी सबसे पहले बनती है स्किन, चमड़ी का निर्माण होता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे हमारी बोन्स, हड्डियों का निर्माण होता है, और तीसरे नंबर पे हमारे ब्लड का निर्माण होता है। तो जो आज खा रहे हो, धीरे 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 इससे शरीर चूस के पहुंचाएगा ब्लड के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल। और नीचे वाले बीच वाले चित्र में अगर आप देख रहे हो तो पहले इतनी नली थी, खून आराम से जा रहा था, अब धीरे धीरे नली में रास्ता बंद हो रहा है, तो खून को जाने में तकलीफ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर धीरे धीरे खून के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है वो अटक गई, दूसरी अटक गई, तीसरी अटक गई, चौथी अटक गई। जैसे रोड पे ट्रैफिक नहीं हो जाता, बढ़िया गाड़ियां चल रही थी, किसी ने गलत घुसा दी तो उसको करते करते 3-4 गाड़ी पीछे और लग जाती है, फिर पूरा रोड जाम हो जाता है। वैसे ये ब्लड की नली जो है वो जाम हो जाती है। इसी को दूसरे तरीके से देखो तो लेफ्ट राइट साइड वाले में एक सबसे ऊपर में लेफ्ट में दिख रही है, वो स्वस्थ है, वो स्वस्थ नली है, उसमें कुछ नहीं है। धीरे धीरे वही खान पान, राइट साइड वाली नली को देखो जमने लगा है,
धीरे 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 वो पूरी नली सिकुड़ जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब खून जा ही नहीं पाता, बहुत तेजी से दर्द होता है सीने के अंदर, बहुत तेजी से तकलीफ होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, चक्कर आ जाना, हार्ट अटैक आ जाना, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब हेल्थ सप्लीमेंट, मेरा एक सवाल है, जवाब दीजिएगा। हेल्थ सप्लीमेंट नाम आपने जिंदगी में कब सुना? हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, हेल्थ फूड या न्यूट्रिशनल फूड, ये कब सुना आपने? मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना जब मैं वेस्टीज में जुड़ा, वेस्टीज में आया। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि हेल्थ फूड ये न्यूट्रिशन भी कुछ होता है, डाइटिशियन भी कुछ होता है, ऐसा डाइटिशियन का कोई कोर्स भी होता है, मुझे नहीं पता था। तो हम निर्भर है टोटली, हमारा समाज निर्भर है टोटली किसके ऊपर? डॉक्टर्स के ऊपर। डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स नहीं देते, डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स नहीं देते, डॉक्टर्स देते हैं मेडिसिन। मेडिसिन क्या करती है? उस बीमारी को जो हो गई है उसको रोकने की कोशिश करती है। सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? सप्लीमेंट बीमारी होने ही नहीं देते। अब पीछे लेके चलता हूं एक बार फिर से। एक चित्र देख रहे हो, इस तरह की समस्या शरीर में पनपी, शरीर में समस्या बनी, तो हमारे को घबराहट हो रही है, बाप रे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, डॉक्टर के पास चलो। तो डॉक्टर इस केस में जो बीपी, शुगर, ये फैट जमना और ये तकलीफ आना, इस केस में मेडिसिन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मेडिसिन भी बहुत टाइप की होती है, बट डॉक्टर दो तरह की मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन ये दवाई का नाम है, इसमें कई दवाइयां आती हैं। एस्पिरिन क्या करता है? पीछे चलो, ये सबसे नीचे वाला चित्र देखो, लेफ्ट वाला। यहां से खून क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वहां बीच में जो देख रहे हो ना, क्लॉट बन गया है, थक्का बन गया है। तो अगर खून को किसी तरह से पतला कर दिया जाए, खून को किसी तरह से पतला कर दिया जाए, तो खून वहां से निकल जाएगा, चला जाएगा, पार हो जाएगा, राइट? उसके लिए, खून को पतला करने के लिए डॉक्टर्स जो पहली दवाई देते हैं उसे कहते हैं एस्पिरिन, राइट? दूसरा, अब फिर से पीछे चलते हैं। ये जो नली इतनी थी, ये बंद हो गई है ना, जगह घिर गई है। इस नली को कैसे फैलाया जा सकता है? इस नली को कैसे थोड़ी देर के लिए मैं फैला दूं? उस नली को फैलाने के लिए, उस जगह को खींच तान करके थोड़ा बड़ा करने के लिए जो दूसरी दवाई दी जाती है उसे कहते हैं स्टेटिन। उस दवाई को कहते हैं स्टेटिन। इसमें भी कई सारी आती है। तो एस्पिरिन किस लिए दी जाती है? खून को पतला करने के लिए, जैसे जैसे खून को पार पहुंचाया जाए, जीवन को चलाया जाए। और स्टेटिन क्यों दिया जाता है? उस नली को जिसमें ब्लॉकेज हो रहा है उसको फैला दो। लेकिन दवाइयां जीवन भर नहीं काम करती, इसको बार बार लेना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर एस्पिरिन खा लेने से, स्टेटिन खा लेने से दवाइयां ठीक हो जाती, बीमारी ठीक हो जाती, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ये सब ठीक हो जाता, तो इतने हार्ट अटैक होते ही नहीं। दवाइयां क्योर नहीं कर पाती हार्ट की बीमारियों को। एस्पिरिन और स्टेटिन देते हैं डॉक्टर्स, ये ठीक नहीं कर पाती। ये थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए जुगाड़ चल सकता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इतना समझ में आया? लिखो चैट बॉक्स में अगर आपको समझ में आया तो यस। आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सब हो रहा है, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? जो खून है, खून के जाने में प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेजेस होंगे, फैट जमेगा। तो एंड रिजल्ट्स क्या होंगे? एंड रिजल्ट्स होंगे आपके स्क्रीन पे, जिसमें से पहला एंड रिजल्ट है एपी, इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। जो शरीर में ब्लॉकेज बन गया है, आप देखिए सबसे लेफ्ट वाला फोटो अगर आप देखें तो सबसे लेफ्ट वाले फोटो में ब्लॉकेज है, ऐसे करके जो दिख रहा है ब्लॉकेज है। तो वहां पे एक रॉड घुसाई गई। अब मेडिकल की परिभाषा में उसके अलग अलग नाम है, मैं आपको आसान भाषा में, इजीएस्ट वे समझा रहा हूँ, क्योंकि इंसान को बहुत आसान भाषा में समझाया जा सकता है। मैं फिर से रिकॉल कर दूंगा रिजवान जी, डोंट वरी, अभी जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो। नस थी, नस में ब्लॉकेज बन रहा था, एक छल्ला, एक रॉड, एक नली घुसाई। उस नली को फैला देते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो उस नली का जो वायर वाला पोर्शन है, धातु जो है वो फैलती है, हवा पहुंचाई वहां पे, उसको फैलाया तो फैल गया। अब वो सिकुड़ेगा नहीं, दबाव नहीं पड़ता उसमें, वो स्थिर हो गया। वो उसने बाउंड्री बना ली और उस नली को जो अंदर में है उसको निकाल लेते हैं। तो अब देखो राइट साइड में क्या बदलाव आया आपके हिसाब से? राइट साइड वाले पिक्चर में और लेफ्ट साइड वाले पिक्चर में अंतर क्या आया?
और सेम चीज क्या है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? लेफ्ट वाला नस वही है, बीच वाली नस भी वही है और राइट वाली नस भी है, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना सा आया कि वो जो पहले इतना ब्लॉक इतनी नस थी, उसमें हमने जुगाड़ करके उसको थोड़ा सा ऐसे फैला दिया। नहीं हो बस में, अरे बहुत जगह, अरे नहीं है, अरे बहुत जगह, अरे नहीं है, अरे बहुत जगह नहीं है। वीडियो देखा होगा आपने, दो अंकल बस में लड़ रहे हैं, अरे बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह नहीं है। वैसे ही बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह नहीं है करके वहां पे हमने जगह बना ही। लेकिन यहाँ पे विसरल फैट जो है वो अभी भी एज इट इज है, वो खत्म नहीं हुआ है। ना एस्पिरिन से खत्म हुआ, ना स्टेटिन से खत्म हुआ और ना एंजियोप्लास्टी से खत्म हुआ। फिर से वही खान पान, वही एक्सरसाइज ना करना, वही रूटीन फॉलो करना, वही देर तक सोना, वही जीवन शैली, फिर से वहां जमने शुरू हो जाते हैं विसरल फैट्स। धीरे 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 फिर जमने लगता है। इसके बाद दूसरा हार्ट अटैक आता है आपको और तब करवाई जाती है बाईपास सर्जरी। कई बार पहले केस में भी हो जाती है क्योंकि पूरा ही ब्लॉक हो जाता है, सॉल्यूशन ही नहीं बचता। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, उस नस में जहां बीच में ब्लॉकेज बन गया था वहां से कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सब कर चुके, तो वहां से एक नस को काट करके एक नई नस दूसरी जगह पे जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं बाईपास करना। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी का खर्चा भारत के अंदर 12-15 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक चार्ज करता है। और एक आम आदमी के लिए 12 लाख मिनिमम भी खर्च कर पाना, मतलब उसका घर कर्जे में आ जाएगा, उसके बच्चे तकलीफ में आ जाएंगे, उसका परिवार तकलीफ में आ जाएगा। भारत के अंदर एक परिवार में एक व्यक्ति बीमार हुआ तो ये संकेत है कि पूरा परिवार बीमार हो जाएगा। कोई मेंटली हो जाएगा, कोई फिजिकली हो जाएगा, कोई इकोनॉमिकली हो जाएगा, लेकिन पूरा परिवार बीमार हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? जो हमने पीछे बात करी है, गलत खान पान, एक्सरसाइज ना करना, रूटीन में ध्यान ना रखना, उस वजह से। ये कौन सी डिसीजेस है? एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। और 95% बीमारियां हमने खुद पैदा करी है अपने शरीर में, गलत बिहेवियर, गलत आचरण, गलत एक्टिविटीज की वजह से। राइट? अब हाइपरटेंशन या हाई बीपी हो तो गया है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसको परमानेंटली खत्म कैसे किया जा सकता है? परमानेंटली का मतलब है 99.999% बोल सकते हैं, 100% कुछ नहीं होता इस दुनिया में। अब जो व्यक्ति एकदम खतरे की अवस्था में, आप उसको सप्लीमेंट से कुछ नहीं कर सकते। और जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है उसमें सप्लीमेंट नहीं चलते। एक का फोन आया था कि सर एक को डेंगू हो गया, क्या दे दूं? एक को चिकनगुनिया हो गया, क्या दे दूं? उस वक्त भाई सप्लीमेंट वहां पे काम नहीं करते, जहां काम करते वहां पे आप दीजिए। तो हाई बीपी के लिए बता दूं मैं आपको क्या प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, बता दूं? अब फोन नहीं आना चाहिए किसी का इतनी लंबी ट्रेनिंग हो गई, अब फोन नहीं आना चाहिए। हाई बीपी हो गया सर, मुझे भी हो गया है तुम्हारी वजह से सर थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, मेरा खत्म हो गया, तुम्हें दे देंगे, ठीक है? सो हाई बीपी के अंदर सप्लीमेंट्स ये दिए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, याद कर लो, रट डालो, जो करना है कर लो, लेकिन याद कर लो इसको। राइट? सप्लीमेंट क्या क्या दिए जाते हैं? क्रिल ऑयल ऑब्लिक फ्लैक्स ऑयल है, क्रिल ऑयल ऑब्लिक फ्लैक्स ऑयल। दूसरा है आयुशांतिका प्रोकार्ड। तीसरा है कोएंजाइम Q10। चौथा है स्पाइरुलिना। पांचवा है एलार्जिनाइन। और राइसब्रेनॉइन मैंडेटरी। आप खुद भी खाइए भाई, आप खुद भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, गेस्टों को खिलाइए, पड़ोस सबको खिलाओ राइसब्रेनॉइन। राइट? अब यहाँ पे इतने सारे देना पड़ेगा, कुछ दिख नहीं रहा है? दिख तो रहा है, किसी बात कर रहे हो? सप्लीमेंट्स क्रिल ऑयल ऑब्लिक फ्लैक्स ऑयल, दोनों में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 मदद करता है आपके ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व करने के लिए, आपके ट्रांस फैट्स को गलाने के लिए, जो थर्माकोल गला के दिखाते हैं ना अपन बेसिकली, राइट? वो ऐसे ऐसे डालते हैं और घुल जाता है, बेसिकली ओमेगास वो काम करते हैं। राइट? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है? अंगूठा दिखा दो, दिख रहा है तो। दीपक जी दिख रही है स्क्रीन? चलो मैम, आपका नेटवर्क इशू होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, जो क्रिल ऑयल ऑब्लिक फ्लैक्स ऑयल। अब कोई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको कि अरे इस पे तो लाल चिन्ह बना हुआ है, हम नहीं, हम नॉनवेज वाला ये सब नहीं खाते भैया, हमें नहीं, ये सप्लीमेंट नहीं चाहिए हमें। राइट? तो उन्हें क्रिल ऑयल के बदले में आप क्या देंगे? फ्लैक्स ऑयल देंगे। राइट? दूसरा देखो, एक बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सप्लीमेंट किसी को इसलिए मत दो कि उससे आपका पीवी आ रहा है या पीवी बढ़ रहा है। सप्लीमेंट किसी को इसलिए मत दो कि उससे पीवी आ रहा है या बिजनेस आ रहा है या उससे आपका चेक बनने वाला है। सप्लीमेंट इसलिए दो
कि आप सामने वाले व्यक्ति को सच में क्योर करना चाहते हैं। एक वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, एक महंत का, एक स्वामी जी का, पावर ऑफ प्रेयर्स करके, जरूर इस मीटिंग के बाद खोजना यूट्यूब पे, पावर ऑफ प्रेयर्स मिल जाएगा। पावर ऑफ प्रेयर्स में ये दिखाया गया है कि अगर डॉक्टर इलाज करने से पहले ऊपर वाले से प्रार्थना कर ले कि मेरे हाथ में सिर्फ इसका इलाज करना है, बाकी आपके हाथ में, प्लीज इस व्यक्ति को ये बीमारी से मुक्त कर दो, इजाद कर दो, इसको फ्री कर दो। अगर आप किसी व्यक्ति को सप्लीमेंट दे रहे हो, उससे पहले उस परमात्मा से परमिशन ले लो कि भगवान, ये सप्लीमेंट मैं से दे रहा हूँ पूरी शिद्दत के साथ, और मैं चाहता हूँ कि इसकी ये बीमारी जिसके लिए मैं ये सप्लीमेंट दे रहा हूँ, वो बीमारी खत्म हो जाए और ये इंसान स्वस्थ हो जाए। जब आपने किसी का भला किया ना, तो बदले में ऑटोमेटिकली लाभ मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। तो आपको या तो क्रिल ऑयल देना है या फ्लैक्स ऑयल देना है, दोनों नहीं देना है। या तो क्रिल ऑयल देना है या फ्लैक्स ऑयल देना है। दूसरा आयुष्मान प्रो कार्ड, कोएंजाइम Q10, स्पाइरुलिना, एलआरजी9, राइस ब्रेन ऑयल, ये सारी चीजें देनी है। अगर अब बात आती है कि सर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा बजट पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या कट कर सकते हो इसके अंदर? आप स्पाइरुलिना कट कर सकते हो, बाकी चीजें आपको देनी पड़ेगी। और एकदम ऐसा भी केस है कि बहुत ही गरीब है लेकिन तकलीफ बहुत बढ़ चुकी है, तो फिर तो भाई पैसा नहीं देखना है, फिर तो देना ही है। तुम कहीं से उधार लेके आओ, कहीं से जुगाड़ करके, राइट? बहुत बढ़िया नंदिनी जी, यही करना चाहिए। डोसेस क्या है? फ्लैक्स ऑयल वैसे तो दिन में 3 बार ले सकते हैं आप इसे, दिन में 3 बार। ज्यादा हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार लीजिए फ्लैक्स ऑयल। क्रिल ऑयल दिन में लीजिए 2 बार, और नॉर्मल प्रॉब्लम है तो दिन में 1 डोज आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, खाना खाने के जस्ट बाद या खाने के बीच में भी आप इसे ले सकते हो। दूसरा है आयुष शांति का प्रो कार्ड, कंपलसरी प्रोडक्ट, 1-1 कैप्सूल सुबह शाम देना है खाना खाने के बाद। तीसरा है कोएंजाइम Q10, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह शाम देना है, और कम प्रॉब्लम है तो दिन में 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद आप रिकमेंड कर दीजिए। स्पाइरुलिना 111, अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम में है 111, और नहीं है नॉर्मल है तो 11 सुबह शाम। एलआरजी9 एक डब्बा आता है, उसके अंदर पैकेट होते हैं 15 पैकेट क्यों दिए जाते हैं? वो 1 महीने का डोज होता है, उसको ऑल्टरनेट डेज में लिया जाता है। 1 पाउच आपको लेना है। कब लेना है? ब्रेकफास्ट करने के बाद, खाली पेट नहीं लेना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद लेना है एलआरजी9। और खाना बनाना है, तलना है, पापड़ नड्डे तलना है, मच्छी तलना है, अंडा तलना है, जो तलना है आपको, राइस ब्रेन ऑयल इज द ओनली ऑयल, राइट? सो ये थे हाइपरटेंशन, हाई बीपी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। इतना समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस। और अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हाइपोटेंशन, लो बीपी। इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। लो बीपी, हाई हो गया, समझ में आ गया। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मार्केट में ज्यादा है, लो बीपी वाले आपको कम ही मिलेंगे। लो बीपी होता क्यों है? आप प्रॉपर पानी नहीं पीते, आप सब्जी भाजी नहीं खाते, आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज करने के बाद शरीर को हाइड्रेट नहीं करते, आप अच्छी नींद नहीं लेते, इस वजह से आपको होगा लो बीपी का प्रॉब्लम। इसके लक्षण क्या क्या है? इसके लक्षण है चक्कर आना, अचानक से आप उठे, बेड से एकदम उठे तो एकदम धुंधला दिखने लगता है, दैट इज व्हाट? लो बीपी। अचानक से ऐसे झटके मारे सर को तो एकदम ऐसे सर घूमने लगा, वो व्हाइट ब्लड सेल्स दिखने लगी, क्या है? लो बीपी। चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, धुंधला दिखाई देना, उल्टी जैसा फील होना, खा रहे बहुत लेकिन फिर भी थकान होना, राइट? हाथ पैर ठंडे हो जाना, फोकस टूटना, जैसे आंख बंद करके कोई इमेजिनेशन कर रहे हो, बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ये भी एक रीजन है, राइट? आपकी बॉडी है पीली पड़ने लगती है, सफेद पड़ने लगती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, खाने में परेशानी होना, खाने का मन ना होना, तो ये लो बीपी के लक्षण है, राइट? अगर है तो थोड़ा सा आपके रूटीन को चेंज करने की आवश्यकता है। लो बीपी कब कहा जाता है? जैसे पीछे हमने हाई बीपी देखा, वैसे लो बीपी का पैरामीटर है 90/60 mmHg। mmHg क्या होता है? मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को लैटिन के अंदर क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं, राइट? Hg, ये मर्क्यूरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो 90/60 mmHg है, तो ये हाइपोटेंशन आ गया। इससे नीचे अगर गया, इससे नीचे गया तो खतरा है, डिजीनेस हो जाएगी, एकदम से वो ऐसे करे तो एकदम चक्कर आ गया, दिखने लगा, लगा कि अब गिर जाऊंगा, वो क्या है? डिजीनेस। टायर्डनेस आ जाना, थकान हो जाना, ब्लरी विजन होना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, जैसे जैसे आपका बीपी लो हो जाएगा ये सारे इश्यूज आ जाएंगे। और अगर 50/35 mmHg पे पहुंच गया तो कोमा हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। यह है लो बीपी के
क्या कारण है, लक्षण है और क्या उसका रेशियो है। अब आते हैं कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या देना है, प्रोडक्ट्स क्या देने हैं। इसके लिए आपको प्रोडक्ट देना है पहला क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हाई बीपी और लो बीपी दोनों केसेस में दिया जा सकता है, बट बड़े ध्यान से सुनना, लो बीपी में फ्लैक्स ऑयल नहीं दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अच्छा बीपी सुना था कि बीपी में देते हैं फ्लैक्स ऑयल, ले भाई लो बीपी में तुमने उसको फ्लैक्स ऑयल देता है, उसका बीपी और लो हो जाएगा। लो बीपी में फ्लैक्स ऑयल कतई नहीं देना है, उसको क्रिल ऑयल देना है, क्रिल ऑयल। दूसरा आयुशांति का प्रोकार्ड, तीसरा कोएंजाइम क्यूटेन और चौथा देना है आपको राइस ब्रेन ऑयल। एलआरजी9 भी नहीं देना है लो बीपी के अंदर। क्रिल ऑयल, आयुशांति का प्रोकार्ड, कोएंजाइम क्यूटेन एंड राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन ऑयल मैंडेटरी है भाई सर, वो महंगा है पता है। ये इधर अगर हॉस्पिटल में जाओगे ना, इधर महंगा सस्ता समझ में आएगा, मत करो महंगा सस्ता। ये हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। क्रिल ऑयल कैसे खाना है, दिन में एक डोज आप ले लीजिए, ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो सुबह शाम एक ले लीजिए। आयुष्मान का प्रोकार्ड एक, कोएंजाइम क्यूटेन एक, अगर कम प्रॉब्लम है ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक सुबह शाम, और राइस ब्रेन ऑयल अपने खाने में शुमार कर लीजिए। इतना समझा पाया तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो यस। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं इससे भी खतरनाक चीज क्यों, एंड दैट इज व्हाट, डायबिटीज। डायबिटीज, मधुमेह, शुगर की बीमारी, शक्कर हो गई शरीर में, शक्कर हो गई। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो शुगर ज्यादा खाते, शक्कर ज्यादा खाते, क्या उन्हें होती है बीमारी? नहीं, ऐसा कोई नहीं। कई लोग ऐसे देखे होंगे जो भयंकर मीठा खाते हैं, जलेबी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मालपुए खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, उनका शुगर नॉर्मल है, और तुम कुछ नहीं खा रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो तुम्हारा डायबिटीज कैसे बढ़ गया, शुगर के लेवल कैसे बढ़ गया? आइए आगे समझते हैं। Are you excited? जल्दी से बताओ। शैलजा जी पूछ रही है ड्यूरेशन क्या है, तो कम से कम 3 महीने आपको रिकमेंड कर। डॉक्टर देखो जब तक दौड़ाता है तब तक दौड़ता है ना इंसान। तो आप यहाँ पे ये देखो, चमत्कारी प्रोडक्ट्स हमें नहीं बताने। डोंट रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट्स एज अ मिरेकुलस प्रोडक्ट्स कि आज खाओगे भाई साहब कल पूरा शरीर साफ, आज खाओगे कल मोटापा खत्म, अरे दुबले कितने हो, एक बार हमारा नोनी खा लो, सुबह एकदम डोले शोले ऐसे नहीं होता। मिरेकुलस नहीं बताना। ऑल दो हमारे प्रोडक्ट्स चमत्कार कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन कम से कम जो कंपनी बोल रही है 6 महीने बोल रही है, मैं कितना बोल रहा हूँ, कम से कम 3 मंथ्स का डोज आप उन्हें प्रॉपर्ली लेने के लिए बोलो, तब तो अंतर समझ में आएगा, राइट? सो डायबिटीज, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज क्या है? डायबिटीज शुगर के सिर्फ 2 टाइप्स है। पहला है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2 डिसीजेस, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 के लिए कोई सॉल्यूशन, कोई सप्लीमेंट कुछ अवेलेबल नहीं है, कोई सॉल्यूशन, कोई सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। जिसको टाइप 1 हो गया है उसको हो गया है। टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर। टाइप 1 डायबिटीज, अगर 100 लोग डायबिटीज से पीड़ित है तो आप देखोगे कि लगभग 5 लोग जो पीड़ित है वो होंगे टाइप 1 से, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 कब हो जाती है? ये जेनेटिक होती है, पिता के द्वारा बच्चे को मिलती है, फिर उस बच्चे के द्वारा अपने बच्चे को मिलती है। टाइप 1 ये बचपन से होती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ज्यादातर लोग जो इसमें होते हैं वो बच्चों से लेकर के 40 की एज वाले होते हैं, और इसके लिए एक ही चीज है, एक ही सॉल्यूशन है, इंजेक्शन। किस चीज का इंजेक्शन? इंसुलिन का। सर ये इंसुलिन क्या होता है? सुना बहुत है लेकिन पता नहीं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन कोई बात नहीं, आगे की स्लाइड्स में मैं कवर करूंगा, राइट? तो टाइप 1 डायबिटीज किनको होती है? ज्यादातर जेनेटिक होती है, बच्चों में पाई जाती है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो पापा बन रहे हैं, फिर उनके थ्रू बच्चों में चला जाता है। इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए कोई सप्लीमेंट नहीं है। आप थोड़ा बहुत दे सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं आता है। ये हो गई तो हो गई। टाइप 1 डायबिटीज अगर हो गई तो फिर आपको जीवन भर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने ही पड़ेंगे। टाइप 1 डायबिटीज के नीचे में लिख लो कि टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी में जो अंग है, पैंक्रियाज बोलते हैं उसको, वो पैंक्रियाज इंसुलिन का निर्माण नहीं करता। इस वजह से आपको शरीर में अलग से इंसुलिन का हार्मोन डालना पड़ता है इंजेक्शन के द्वारा। इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज? टाइप 2 डायबिटीज 100 में से 95% लोगों को, अगर 100 लोग बीमार है डायबिटीज से, तो 95% लोग किस चीज से बीमार होंगे? वो बीमार होंगे टाइप 2 वाले से।
ये भी डिपेंड करता है 20 साल 25 साल 30 साल से ज्यादा वाले लोगों में ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है, टाइप 1 में क्या हो रहा था कि शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। टाइप 2 में क्या हो रहा है, इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, इफेक्टिवली वो जो अपना परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पा रहा है। टाइप 1 का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट टाइप 2 का सॉल्यूशन है। इसको क्योर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जिसको हो रखी है सालों से, वो बोले कि खत्म ही हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसको वो नॉर्मलाइज कर सकता है, कंट्रोल में ला सकता है, अपने रूटीन से, अपने एक्टिविटीज से, अपने सप्लीमेंट से, अपने फोकस से। लेकिन आप बोलोगे कि कुछ खिला दो ऐसा और ठीक हो जाए, तो नहीं, संभव नहीं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर क्या करवाता है, ब्लड शुगर टेस्ट रिपोर्ट। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि विसरल फैट हो गया, आपका सबक्यूटेनियस फैट हो गया, पकड़ में नहीं आता ब्लड टेस्ट के अंदर, ठीक है। शुगर टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसमें पकड़ में नहीं आता। अब इस हिसाब से आप चेक करिएगा, mg/dl मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इसका मापने का पैरामीटर होता है, mg/dl। एक तरफ लिखा हुआ है फास्टिंग, एक तरफ लिखा हुआ है आफ्टर ईटिंग, एक तरफ लिखा है 2 से 3 घंटे बाद खाने के बाद। जब भी हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, और पहले पूछता है कि कुछ खाए हो कि भूखे पेट, बोलता है कि साहब खा लिया, तो बोलता है कल आना भूखे पेट, खाली पेट आना। इसको बोलते हैं फास्टिंग। आपने अभी खाया और अभी से लगभग 12 से 13-14 घंटे के बाद जब आपके शरीर का शुगर टेस्ट कराया जाएगा, ग्लूकोज टेस्ट कराया जाएगा, तो ये फास्टिंग वाला कहलाया जाएगा, खाने से पहले। आफ्टर ईटिंग, ये लो मैगी खा लो, ये लो फ्रूट का जूस पी लो, ये लो संतरा खा लो, बिस्किट खा लो, और 15 मिनट बाद आओ। ये कौन सा टेस्ट होता है, आफ्टर ईटिंग। और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद फिर वो एक टेस्ट अलग होता है। अब नॉर्मल बीपी, नॉर्मल शुगर सॉरी बीपी नहीं बोलना चाहिए मुझे, शुगर, नॉर्मल शुगर जो है वो कब होगी, अगर आपका 80 से 100 mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 80 से 100 mg पर डेसीलीटर अगर है, 80 से 100 फास्टिंग के पहले, मतलब खाना खाने के पहले, तो नॉर्मल है, खुशियां मनाओ। आफ्टर ईटिंग 170 से 200 है तो भी चलेगा। ये 80 की जो रेंज है उसको 70 तक नीचे किया जा सकता है, 70 इज ठीक, 70 से 100 के बीच में चलेगा। 170 से 200 है आफ्टर ईटिंग, ठीक है, चलेगा। और 2 से 3 घंटे बाद 120 से लेके 140 है तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है प्री डायबिटिक। आपको नहीं पता, बट 99% चांस है कि आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक वो अवस्था होती है जब आप नॉर्मल से डायबिटीज वाली कैटेगरी में जाने के रास्ते में होते। कहां तक पहुंचा भाई इंदौर से निकल गया हूं, डोडी पहुंच गया हूं, सीहोर पहुंचने वाला हूं। ये जो रास्ता आप तय कर रहे हैं, ये रास्ता कहलाता है प्री डायबिटीज, प्री डायबिटिक। और इसका इलाज है, दिनचर्या में बदलाव लेकर के आएंगे। एक प्रोडक्ट आता है अपना प्री ग्लूको हेल्थ, उसको आप खाएंगे, आपका कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। प्री डायबिटीज क्या होता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज जब आता है 100 से 101 से 125 खाने के पहले, 190 से 230 खाना खाने के बाद, और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद 140 से 160। और डायबिटीज कौन से केस में कहलाएगा कि आप डायबिटिक हो, आप शुगर के पेशेंट हो, 126 या ऊपर चली गई आपकी शुगर खून के अंदर, कहां पे, खून के अंदर, तो 126 से ऊपर खाने के पहले अगर आप पहुंची तो भैया डेंजरस है। खाने के बाद 220 से लेकर 300 तो भी डेंजरस है, और 200 से ऊपर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद तो खतरे में। तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, राइट। इतना समझा पाया? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो यस। ओके, यस 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 यस, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द रूट कॉज। जैसे मैंने आपसे पीछे पूछा कि जड़ में पानी देना चाहिए या पत्ते पे, तो आप सभी ने कहा था जड़ में पानी देना चाहिए। तो आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको जड़ बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही पावर पैक सेशन होने वाला है आपके लिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो और इसको आज रिकॉल कर लिए ना, मतलब मास्टर बन जाओगे आप इस चीज में। ये समझ लो डॉक्टर बन गया अब आप डॉक्टर को जाके खुद रिपोर्ट देख लोगे, अच्छा मेरे इतना इतना साहब ये कम ज्यादा है, राइट राइट। सो लेट्स फाइंड आउट द रूट कॉज। बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। मेरे को बहुत मेहनत लगी इसको समझने में, कठिन परिभाषाएं होती है ना, मैंने उसको आसान कर दिया आपके लिए। ये है आपका खाना, जिसको आप जंक फूड बोल लो, आप फल बोल लो, आप सब्जी बोल लो, रोटी बोल लो, जो भी आप खाते हैं। आपने बनाया खाना और आपने खाया खाना। कहाँ जाता है खाना? खाना जाता है इंटेस्टाइन, पेट में। पाचन होता है उस खाने का, डाइजेशन होता है उस खाने का। खाना खाया, खाने का डाइजेशन हुआ।
डाइजेशन होने के बाद उस खाने को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में, ग्लूकोज में। खाने के बाद कन्वर्ट कर देते हैं उस खाने को ऊर्जा में, ग्लूकोज में। आपने अगर कभी वो ग्लूकोन डी पिया होगा पानी में डाल के, तो एकदम एनर्जेटिक फील होती है। क्यों? शरीर को अचानक से एनर्जी मिल गई, ग्लूकोज मिल गया। अब जब खाना खाया, खाना पचा, तो खाने से बना ग्लूकोज। अब जैसे ही ग्लूकोज बनता है तो ये ग्लूकोज पहुंच जाता है खून की नलियों के अंदर। अभी तक सब नॉर्मल था, अचानक से शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा खून के अंदर। तो ये सीधा, हमारा दिमाग बहुत शाना है, हमारी बॉडी बहुत शानी है, सीधा संकेत पहुंचता है किसके पास, दिमाग के पास। दिमाग बोलता है भाई बहुत ज्यादा हो गया अचानक से, हाँ इसने खाना खा लिया है, नालायक कुछ करेगा भी नहीं, अब सोएगा बढ़िया तरीके से, शरीर में खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया, ग्लूकोज बढ़ गया। तो जो दिमाग है ये तुरंत बात करता है, फोन लगाता है, व्हाट्सएप कॉल करता है, हेलो भाई किसको, पेंक्रियास को, पेंक्रियास भाई अचानक से ब्लड के अंदर ना ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तुम कुछ करो, जाओ संभालो। राइट, ये राजा है, उसको सेनापति, उसने उसको ऑर्डर दे दिया कुछ करो। तो पेंक्रियास जो पत्ती टाइप दिख रहा है ना फोटो में, ये जो पेंक्रियास है, ये पेंक्रियास एक चीज का निर्माण करता है और उस चीज को कहते हैं इंसुलिन। खाना खाया, खाना पचा, खाने से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज नलियों में गया, खून की नसों में गया, दिमाग में संकेत पहुंचा कि ग्लूकोज बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो दिमाग ने पेंक्रियास को बोला कि भाई कुछ करो। तो पेंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन का निर्माण करता है। अब ये इंसुलिन क्या है, इंसुलिन है कुरियर बॉय, डिलीवरी बॉय, समझता, डिलीवरी बॉय। इंसुलिन कौन है, डिलीवरी बॉय है। ये क्या करता है, खून में जो ग्लूकोज बढ़ गया उसको पकड़ता है और उसको ले जाता है कहां पे, एक जगह पे। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप भूखे रहते हो, बहुत सारे लोग फास्ट करते होंगे, व्रत करते होंगे, रोजा रखते होंगे, तो जब आप कुछ खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, तो जिंदा कैसे? कोई जवाब देना चाहेगा इस बात का? आपने खाना तो खाया नहीं है, कल खाया था, दिन भर आज भूखे हो, अभी तक नहीं खाया, तो जिंदा कैसे रह गए? ऋषु जी बोल रहे फैट नहीं, और कुछ, और कोई जवाब? नो आंसर? चलो कोई बात नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी, हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे एनर्जी कहां से आएगी? कुछ खाया तो है नहीं ना आपने। कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, सब चीजें मायने रखती है शरीर को जिंदा रखने में, बट मेजरली ऊर्जा जो सोर्स है, दैट इज ऊर्जा का सबसे बेस्ट सोर्स है ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या करता है दिमाग, अपने इस शरीर में पहुंचाए गए ग्लूकोज को सबसे पहले पहुंचाता है कहां पे, स्टोरेज में। जिम जाता है कोई यहाँ पे? कोई है जिम जाता है? अगर आप में से कोई जिम जाता है तो आपने नोटिस किया होगा कि शरीर के जिस अंग की हम एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठा रहे 25-30 बार किया, तो ये डोला फूल जाती है। तो तुम्हारा अंग वही है, वही स्किन है, वही मांसपेशी है, ये बढ़ कैसे गया, फूल कैसे गया? वहां पे अचानक से ब्लड पहुंच जाता है। तो ये ब्लड आता कहां से? ये ब्लड आता है यहां से, इसको बोलते हैं लीवर। तो जब खून में अचानक से ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, तो दिमाग पहला काम पेंक्रियास के द्वारा करवाता है कि इंसुलिन को बोलो कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, जाओ नलियों से बाहर करो। तो वो इंसुलिन जाता है, ग्लूकोज को पकड़ता है और सबसे पहले पहुंचा देता है कहां पे, लीवर के पास। लेकिन लीवर, उसकी भी तो कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, जिससे बोतल की कैपेसिटी होती है 1 लीटर 2 लीटर, वैसे ही लीवर की कैपेसिटी है। आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आपने फैट वाला खाना खाया, आपने विस्कल फैट लिया, आपने सबक्यूटेनियस फैट लिया, आप सोते रहते हो, आप फोन चलाते रहते हो, तो शरीर में ग्लूकोज बन तो रहा है, आपके जो स्टोरेज है वहां पे भी भरपूर है, नलियों में भी भरपूर हो गया। अब जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा में आ रहा है, जो शक्कर एक्स्ट्रा में आ रही है, दिस शक्कर विल डैमेज योर बॉडी, राइट। इंसुलिन कुरियर बॉय की तरह काम करता है। जैसे आपके घर पैकेज आया, कोई डिलीवरी, कोई शर्ट मंगवाई, कुछ मंगवाया, कुरियर बॉय लेकर के आया और घर पे लगा था ताला, तो क्या करेगा कुरियर बॉय? उसको या तो वापस भेज देगा या कहीं जाके भोपाल के स्टोर में, इंदौर के स्टोर जहां पे आप रहते हो वहां के स्टोर पे जमा कर देगा। इसी तरह से इंसुलिन ने ग्लूकोज को उठाया और लीवर के पास पहुंचाया। लीवर बोला मेरा तो पेट भरा हुआ है भाई। तो इंसुलिन क्या करता है, देखता है कि शरीर में किस कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता है, बट हमने कोई एक्सरसाइज तो करनी नहीं है,
कोई रूटीन तो कर नहीं रहे, कोई एक पसीना तो निकल नहीं रहा है, तो वो ढूंढता है कहाँ दूं कहाँ दूं कहाँ दूं, कौन सी सेल को ग्लूकोज दूं, पर सेल्स बोल रही है माफ करो भैया हमको कोई काम नहीं करना है। तो वो जो इंसुलिन है वो उस ग्लूकोज को छोड़ देता है, और जब वो इंसुलिन ग्लूकोज को छोड़ देता है, ना वो लीवर में जा पाता है ना वो कोशिकाओं में जा पाता है, तो यही शुगर लेवल बढ़ा देता है जो अपन ने पीछे में देखा था। राइट, अब बड़े ध्यान से समझना, ये कोशिका है, ये जो दिख रहा है नीचे में डब्बा पीला पीला, ये कोशिका है। जूम करके देखना, लेफ्ट साइड में एक प्लग जैसा दिख रहा होगा आपको, वो है इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन को रिसीव करने वाला। जैसे अपन चार्जर लगाते ना, प्लग लगाते ना उसमें सॉकेट के अंदर, वैसे ही एक सॉकेट बना हुआ है कोशिका में, उसमें पहले लगता है कौन, इंसुलिन। तब दूसरे तरफ का गेट खुलता है और उस गेट से अंदर कोशिका में जाता है क्या, ग्लूकोज। अंदर क्या जाता है, ग्लूकोज। और उस शरीर की कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो वहां पे होता है वो बर्न, वहां पे उसका कैलोरी में चेंजेस होते हैं, शरीर का एक ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये हुआ नॉर्मल, अगर आपकी बॉडी सही से फंक्शनिंग कर रही है तो। कैसे काम करेगा, ये इंसुलिन जाएगा और मांस घुस जाएगा, ठीक है, रिसेप्टर में जगह खोल देगा, गेट खोल देगा, तो उधर से ग्लूकोज कहां पहुंचने शुरू हो जाएंगे, आपकी कोशिकाओं के, और वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे, कोशिका ऊर्जा पैदा करेगी शरीर की। लेकिन हमने अभी तक जो कहानी पढ़ी है कौन सी, विसरल फैट, विसरल फैट, विसरल फैट, विसरल फैट। तो अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो आपके जीवन पे, आपकी रूटीन पे, आपके खान पान पे, तो आपकी कोशिका का हाल ऐसा हो जाएगा। ये जो आसपास में कोशिका, वो सेम कोशिका के आसपास में जो गोल 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 काला काला दिख रहा है, ये है विसरल फैट। विसरल फैट ने क्या किया, इंसुलिन के रिसेप्टर को बंद कर दिया, इंसुलिन के द्वारा जो ग्लूकोज जाने वाला था कोशिका में, उस कोशिका को बंद कर दिया। अब ये जो ग्लूकोज है ये घूमेगा शरीर में। आपने देखा होगा कि सर ये खाता तो बहुत है लेकिन इसको एनर्जी फील नहीं होती। क्यों नहीं फील हो रही है, उनकी कोशिका के आसपास पूरा फैट जम गया है, विसरल फैट, और वो ट्राई तो कर रहा है इंसुलिन की पहुंचा दू, लेकिन कोशिका ले ही नहीं पा रही क्योंकि विसरल फैट ने घेर रखा है। तो वो ग्लूकोज शरीर में जा तो रहा है लेकिन शरीर को फायदा नहीं कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, थकान महसूस हो रही है, सांस फूल जा रही, क्यों, कोशिकाओं के आसपास क्या जमना शुरू हो गया, विसरल फैट। और जब इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं तो ये यही शुगर आगे चल के कई कारणों का केंद्र बिंदु बनता है। ये शुगर जो सुनने में नॉर्मल लग रही है, देखने में नॉर्मल लग रही है, यही कई सारी बीमारी को बढ़ा देता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज के सॉल्यूशन के ऊपर। राइट, टाइप 2 डायबिटीज का सॉल्यूशन पहले क्या है, पहले सॉल्यूशन है सबसे पहले गर्म पानी पियो सुबह शाम। कुनकुना, गर्म मतलब जल मत जाना, चेतन सर की तरह मत पीना, एकदम उबला हुआ पीते हैं। गर्म पानी आपको पीना है, कुनकुना वाला, जो एकदम ठंडा भी ना हो एकदम गर्म भी ना हो, लेकिन शरीर में पीने पे चाय की तरह आपको गर्माहट दे। तो गर्म पानी क्या करता है, फैट को डिसॉल्व करता है, फैट को काटता है। नींबू डाल के, शहद डाल के इसीलिए पिया जाता है, वो और बेनिफिशियल हो जाता है। तो अगर आप नींबू शहद डाल के पी रहे हो, बहुत बढ़िया, फैट कटर होता है। राइट, तो ड्रिंक डेली, आज के बाद ये आदत डाल लो कि सुबह और शाम में मैं 2-2 ग्लास सुबह शाम गर्म पानी पीऊंगा। दूसरा, कल से ही कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज घर में चालू कर दो, बाहर जाके दौड़ के आ जाओ, क्रिकेट खेल लो, कुछ कर लो, कम से कम 30 मिनट आपके शरीर से लगातार पसीना बहना चाहिए। सर हम दिन भर काम कर देते तो बह जाता होगा, नहीं, लगातार आपकी बॉडी हीट होते होते 30 मिनट तक आपके शरीर से पसीना बाहर आना चाहिए। से नो टू जंक फूड, बिल्कुल मैं भी खाता हूँ, सब खाते हैं, लेकिन जंक फूड एक दिन में तकलीफ नहीं करते। राइट, लेकिन लगातार आप रोज समोसे, रोज कचौड़ी पेल रहे हो, रोज मोमोज खा रहे हो, तो भैया खतरा है आपके जीवन में। स्टार्ट ग्रीन वेजीज, जो हरी पत्तेदार सब्जियां है, सलाद है, मशरूम्स है, ये सब आप चालू करो। फ्रूट्स चालू करो। साहब हमारे घर में फल तो तब आते हैं जब कोई हमारे घर में बीमार पड़ जाता है, उसके पहले फल नहीं आते हमारे यहाँ। बट जो सस्ते फल है, केला हो गया, केला लाया जा सकता है, आपका अमरूद लाया जा सकता है, संतरे भी सस्ते ही आते हैं। तो जो सस्ते फ्रूट्स है वो कम से कम आप वीक में 2-3 दिन खाना चालू करें। ये मेन सॉल्यूशन ये है भाई साहब। सर सप्लीमेंट बताओ ना, काय को माथा पच्ची कर रहे हो, गर्म पानी, ठंडा पानी, तो पसीना, तो सर्दी गर्मी, मेन सॉल्यूशन यही है। इसके बाद सप्लीमेंट काम करेंगे। अगर आप बोलोगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को सप्लीमेंट देके ठीक करो, तो भैया तुम्हें परमात्मा भी ठीक नहीं कर सकता।
तुम्हें अब राम नाम सत्य की तैयारी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी डोली उठ चुकी है, बस तुम्हें मैसेज यमराज का आने वाला है। हेलो ब्रो, हु आर यू? आई एम यमराज, आई एम जस्ट कमिंग आफ्टर 2 hours। अभी थोड़ा फाटक पे हूँ। इट वुड हैपन, राइट? सो डायबिटीज के लिए डायबिटीज टाइप 2 के लिए जो सॉल्यूशन है वेस्टीज में, वो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट? ग्रिल ऑयल या फ्लैक्स ऑयल, दोनों भी दे सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बजट भी तो देखना है सामने वाले व्यक्ति का। किसी को सप्लीमेंट सिर्फ इसीलिए मत सजेस्ट करना जबरदस्ती के कि आपको उससे पीवी मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी टीम में, कई और टीम्स के अंदर, और मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति को आप संतुष्ट कस्टमर बना दो। संतुष्ट कस्टमर आपको कस्टमर की लाइन लाके देगा। अपने एक बार के पीवी के चक्कर में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का वही पेटी काट देता है तो एक ही अंडा निकलता है, वो रोज नहीं दे सकती, राइट? ग्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल। दूसरा है नीम कैप्सूल। नीम का गुण क्या होता है? कड़वा होता है। शक्कर कड़वे पे डालोगे मीठापन खत्म हो जाएगा। ग्लूको हेल्थ, प्री ग्लूको हेल्थ किनके लिए? जो प्री डायबिटिक है उनके लिए प्री ग्लूको हेल्थ, राइट? वेस्लिम टी, अरे यार कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हो। नॉर्मल चाय तो पीते ही हो ना, मेहमान कोई आए ना, वेस्लिम टी बना के पिलाओ, सामने वाला पिएगा, अच्छी लगेगी। भैया क्या चाह रही है? वेस्लिम टी है, देखो ये विसरल फैट होता है, ये सबक्यूटेनियस फैट होता है, शरीर में जम रहा है, हमारे भी जम रहा है, तुम्हारे भी जम रहा है, ये फैट को कटर करता है, वेट लूज करता है, मेटाबॉलिज्म सुधारता है। पी के देखो एक बार। बच्चे आते हैं घर के अंदर, आपके वेस्लिम शेक आता है, वेस्लिम शेक को घोल करके पानी में मस्त मिला करके दे दो, बच्चा खुश हो जाएगा कि ये तो बहुत बढ़िया टेस्टी लग रहा है। तो ये एक तरीका होता है आपके लोगों तक पहुंच बनाने का, पर राइस ब्रान ऑयल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? तो इतनी चीजें आज के सेशन के अंदर थी जो मैंने कोशिश करी कि मैं आपको समझा पाऊं, मैं आपको बता पाऊं, और आई होप मैं आप तक ये बातें पहुंचा पाया, राइट? अब फिर से मैं पीछे जाके रिकॉल कर दे रहा हूं पूरी प्रेजेंटेशन को। कुछ लोगों को बीच में सवाल थे, मैं पूरी प्रेजेंटेशन को पीछे जाके रिकॉल कर दे रहा हूं। आप एक बार अपने नोट्स कैलकुलेट कर लो कि सही बनाए नहीं बनाए। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 5 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा। ओके, तो आज हमने सीखा कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज क्या है, क्यों होता है। 2 तरह की डिसीजेस होती है, एक होती है कम्युनिकेबल, जो संक्रमण से, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से फैलती है। दूसरी होती है कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब जो खुद ही इंसान बनाता है अपने खान पान, अपनी एक्सरसाइजेस ना करने की वजह से। मेजरली 4 तरह की होती है, कैंसर होता है, कार्डियोवास्कुलर होता है, चेस्ट रिलेटेड, श्वास रिलेटेड होता है, डायबिटीज होता है, और एक और होता है स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, लकवा आना भी बोलते हैं, एक उसी कैटेगरी का तरीका है। डेथ्स इन इंडिया, हर साल लगभग आज की तारीख में 7-8 मिलियन से ज्यादा, लगभग 1 करोड़ लोग मर जाते हैं हर साल इन बीमारियों की वजह से। बॉडी को नहीं समझता कि तुम क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। बॉडी को समझता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और ये सारी चीजें। शरीर उस भाषा को समझता है, राइट? फैट को लिपिड बोला जाता है। लिपिड मतलब चिकनाई, वसा। जब शरीर को 100 ग्राम से ज्यादा आप देना चालू कर दोगे रोज ही, तो रोज जमा करेगा। जमा करते 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 वो टाइप्स ऑफ फैट में जो विसरल फैट है और सबक्यूटेनियस फैट है वो बनाना शुरू कर देगा। विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट आपके शरीर में जम तो रहा होता है, लेकिन जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं किसी डॉक्टर के पास जाके, किसी लेबोरेटरी में जाके, तो वहां पे नॉर्मल दिखाएगा, वहां पे कोई विसरल फैट कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्लड के अंदर का फैट दिखाता है, बाहर का नहीं। इसके लिए कराडा मशीन आती है जो 9 से 10 हजार रुपए की आती है। आज जाके इसके वीडियोस चेकआउट करिएगा, इसको अमेज़न पे, गूगल पे सर्च करिएगा, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीद लीजिएगा। लंबी चलती है, इससे बिजनेस भी बनेगा, लोगों की मदद कर लोगे, लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो। विसरल फैट का लेवल होता है 1 से 9 नॉर्मल, 10 से 14 हाई, और 15 से 30 डॉक्टर के पास चले जाओ, दिखा दो, बहुत डेंजरस केस में है। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी का जो वेट है डिवाइडेड बाय आपकी मीटर में जो हाइट है मल्टीप्लाई स्क्वायर बाय 2, मतलब 2 दी पावर स्क्वायर जो बोलते हैं वो। तो इससे आपका निकलता है बीएमआई। आज सोने से पहले चेक कर लेना, इसको निकाल लेना। हाई विसरल फैट जब बॉडी में हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज पैदा होती है। हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब खून बहुत तेजी से मतलब खून को जाने के लिए तेजी लगती, ताकत मारना पड़ता है, तो ये हाई बीपी हाइपरटेंशन कहलाता है। इसको ऐसे नापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना, डायस्टोलिक मतलब फूलना। तो ऊपर रहता है सिस्टोलिक, नीचे रहता है डायस्टोलिक। 120/80 इज अ गुड पॉइंट। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है? जो शरीर में फैट की मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ट्रांस फैट, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। 60 से नीचे अगर आपका एचडीएल गया तो ये डेंजरस हो जाता है बॉडी के लिए। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। हाई विसरल फैट क्रिएट्स ब्लॉकेजेस इन योर वेसल्स।
जो ब्लड की नलिया है उसके अंदर ये ब्लॉकेजेस बनाने लगता है। कौन? हाई विसरल फैट। और जब हाई विसरल फैट बनता है तो इसके लिए डॉक्टरों के पास जाओ तो वो डायबिटीज का कोई सोल्यूशन तो है नहीं, शुगर का, बीपी का कोई सोल्यूशन तो है नहीं, तो इसके लिए वो देते हैं एस्पिरिन और स्टेटिन। एस्पिरिन का काम है खून को पतला करके ताकत से गुजारना ताकि खून पास हो जाए, और स्टेटिन का मतलब है वो नलियों को फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, एक बार दवाई लोगे जीवन भर लेना पड़ता है, इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होगा? रूटीन खराब रहेगी, खान पान खराब रहेगा, तो एंड रिजल्ट आएगा आपको आएगा हार्ट अटैक, आपकी होगी पहले एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी मैंने समझा दिया है, बाईपास भी मैंने आपको समझा दिया है, फिर हाइपरटेंशन के लिए सॉल्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया, क्रिलोइल, फ्लेक्सोइल में से कोई एक देना, आइसोनिक प्रोकार्ड, कोएंजाइम Q10, स्पाइरुलिना, एलार्जिनाइन, राइसोनॉइल कंपल्सरी। हाइपोटेंशन क्या होता है? लो बीपी। जब आपका बीपी कम हो जाता है 90/60 से, तो ये हाइपोटेंशन में चला जाता है, और इससे ज्यादा नीचे जाता है 50/35 पहुंच जाता है, तो ये कोमा और डेथ का कारण भी बन जाता है। लो बीपी के अंदर आपको फ्लेक्सोइल नहीं देना है, इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, और डाउनलाइन को कान खोल के उनके कान में चिल्ला चिल्ला के बोलना, दे देते हैं कई बार। क्रिलोइल देना है, आइसोनिक प्रोकार्ड देना है, कोएंजाइम Q10 देना, राइसोनॉइल देना है, और एलार्जिनाइन नहीं देना है। ठीक है। फिर अगला मैंने बताया डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप 1 जिसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो जेनेटिक होता है, बच्चों में हो जाता है। टाइप 2 क्या होता है? 95% लोगों को ये पाया जाता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट जब आप कराओगे तो वहां से रिपोर्ट निकल आएगी आपकी। साल में कम से कम एक बार एक इंसान को जाकर के चेकअप करवाना चाहिए शरीर का, जो कि हम नहीं करवाते, बट ये करवाना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक, आप में से सभी लोगों को कम से कम 2 डब्बे प्री ग्लूको हेल्थ के खाने चाहिए। भले ही आपको अभी पता नहीं है, फिर भी आपको खाने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जिस तरह का रूटीन है डायबिटीज की तरफ जा रही है। रूट कॉज क्या है? हमने खाना खाया, खाना पहुंचा पेट के पास, पेट ने पचाया, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज पहुंचा ब्लड में, ब्लड ने दिमाग को संकेत पहुंचा कि ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, दिमाग ने बोला पैंक्रियाज को कि भाई कुछ करो, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, अपने सैनिक को तैयार किया, इंसुलिन गया और ग्लूकोज को उठा उठा के कहां भेजने लगा? लीवर में। लेकिन लीवर की एक कैपेसिटी है, लीवर ने बोला मेरा पेट भर गया है। कोशिका के ऊपर ट्रांस फैट था, कोशिका के ऊपर विसरल फैट था, कोशिका ने भी लेने से मना कर दिया, तो वो ग्लूकोज जबरदस्ती शरीर में घूम रहा है, वो नुकसान करता है। इंसुलिन कुरियर सर्विस की तरह काम करता है, ये जाता है आपके रिसेप्टर में लगता है, तो ग्लूकोज शरीर में कोशिका में जाता है, कोशिका में बर्न होता है, तो ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे लोग खाते पीते हैं फिर भी उनको थकान महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि उनकी कोशिका ने ग्लूकोज लेना बंद कर दिया है। इसके अलावा ये ऐसे बंद हो जाता है, तो ये शरीर को देना बंद हो जाता है। टाइप 2 के लिए सबसे पहले ड्रिंक वाटर गर्म वाला रोज पीना है आपको, कम से कम 30 मिनट का वर्कआउट करना है। अभी नहीं करोगे तो डॉक्टर करवा देगा लास्ट में। ठीक है। से नो टू जंक फूड। खाओ, बिल्कुल खाओ, बिंदास तरीके से खाओ, बट रोज नहीं खाना है, ध्यान देते हुए खाना है। ग्रीन वेजिटेबल, फल फूड अपने सब्जी में शुमार करना है। सो इतना था आज के सेशन के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल भी सेशन रहेगा 8 बजे से, टॉपिक विल बी डिस्क्लोज्ड, आपको बता दिया जाएगा टॉपिक, बट कल भी इंटरेस्टिंग सेशन होगा, तो कल 8 बजे ज्वाइन करें। अभी कुछ लोगों को फील हो रहा होगा कि काश मेरे वो भैया, मेरी वो दीदी, मेरी वो डाउनलाइन, मेरे वो अपलाइन ज्वाइन कर लेते सेशन को, तो सेशन भयंकर मजा दे देता, मजा आता। सो गाइस, इस सेशन में आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।